हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में आज के हमारे टॉपिक हैं। हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। फ्रेंड्स, उसमें आगे ही कुछ और टर्म्स आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि बेड बैंक क्या होता है, ऋण कितने टाइप के होते हैं, बेसल नॉर्म्स जो हैं वो क्या है, और प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान कार्यक्रम क्या है, सार्वभौमिक बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ ली जाती हैं, तो हमें नहीं समझ आता है, तो ये भी सब जानना ज़रूरी है, ये सब क्या होता है। इससे पहले देखेंगे हम अपने जो फैक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस और 28 जुलाई को होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो ये दोनों डेज आपको याद रखने हैं। अब देखिए, बैड बैंक क्या होता है। अभी आपने फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा कि बैंक के एनपीए बहुत बढ़ गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए क्या होता है ना, बैंक जो होता है वो दूसरों को लोन देते हैं, है ना। मैंने भी आपको पढ़ाया था बैंक के काम। तो बैंक क्या करता है, दूसरे को लोन देता है, लेकिन मान लीजिए कोई उसका लोन वापस ना करे, है ना। तो क्या होता है कि जो बैंक की एसेट होती है उसको तब बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, उसको अपना लोन वापस ही नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादन परिसंपत्ति। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादक परिसंपत्तियों, नॉन एनपीए बोलते हैं शॉर्ट में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के मुद्दे के समाधान के प्रयास में सरकार और आरबीआई एक बैड बैंक के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारे बैंक है, मैंने आपको बताया, उनका ना एनपीए बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत लोग ऋण वापस नहीं करते हैं, तो इस तरीके से क्या है, उनका एनपीए बढ़ रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन बैंक को हमें बैंक की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, कि वो अच्छी तरीके से चले। तो इसलिए सरकार क्या सोच रही है, जो हमारी सरकार है और आरबीआई मिलकर सोच रहा है कि एक बैड बैंक बनाया जाए। अब बैड बैंक क्या होगा, नाम से बुरा बैंक नहीं है, बैड बैंक कुछ और है। देखें क्या होता है, इस बैड बैंक की स्थापना एक पृथक संस्था के रूप में की जाएगी। ये एक अलग संस्था रहेगी, इंस्टीट्यूट रहेगा। यह संस्था अन्य बैंकों से उनकी गैर निष्पादक परिसंपत्तियों का क्रय करेगी। जो बैड बैंक होगा वो क्या करेगा, जो दूसरे के एनपीए होंगे वो खरीद लेगा। ठीक है, उनको खरीद लेगा, जिससे नए उधार प्रदान करने के लिए बैंकों के बही खाते मुक्त किए जा सके। तो अगर बैंकों को देखिए, जो नए ऋण देने हैं, नए लोन्स देने हैं, तो उनके लिए जो अकाउंट्स होंगे वो क्लियर रहे। ठीक है, इसलिए उनको जो एनपीएज है उनको हटा के वो कहाँ चले जाएंगे, बैड बैंक पे। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी एनपीए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक बैड बैंक इसलिए बना रही है। साथ ही यह बैंक उन मामलों के उचित निपटान की दिशा में भी कार्य करेगा। तो अब ये एनपीए का क्या करेगा, उसके निपटान का मतलब उसको निपटाएगा, इस दिशा में वो कार्य करेगा। तो ये होते हैं बैड बैंक, है ना। बुरा बैंक ऐसे याद रख लीजिए, जो क्या कर रहा है, दूसरे के एनपीए बैंक के खरीदेगा। इस पर विचार चल रहा है, अभी ये आया नहीं है। अब हाँ, लेकिन ये है कि अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब हम देखेंगे लोन्स। ठीक है, लोन्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। पहले तो इजी लैंग्वेज में देखिए, मैंने आपको बताइए कि बैंक क्या होते हैं, दूसरे को उधार देते हैं, है ना। मान लो कोई व्यक्ति आया, उसको पैसे चाहिए, तो वो बैंक के पास आएगा, कहेगा कि हमें पैसे चाहिए, तो बैंक कहेगा कि तुम्हारे पास हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन कोई हमें गारंटी भी तो चाहिए कि तुम हमें वापस दे दोगे। तो जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने अपने जो मकान के कागज़ हैं वो बैंक के पास रख के बैंक से पैसे ले लिए, तो वो क्या होता है, ऋण होता है। इस तरह बैंक ऋण देता है। ऋण तब सृजित होता है जब एक ऋणदाता एक ऋण प्राप्तकर्ता को कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है। ठीक है, क्या होता है कि जब एक ऋणदाता एक ऋण प्राप्त करता है, जो ऋण को प्राप्त कर रहा है उसको कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है। ऋण के प्रकार क्या होते हैं, ऋण के कई टाइप होते हैं। पहला होता है गिरवी ऋण। ठीक है, मॉर्गेज लोन। किसी संपत्ति के कब्जा अधिकार के बदले दिए गए ऋण को गिरवी ऋण कहते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन। तो देखिए क्या होता है, जब मतलब कोई संपत्ति हम उस गिरवी रखते हैं, उस पर लोन लेते हैं, तो उसे गिरवी ऋण, ठीक है, कहते हैं। जब किसी मतलब कोई संपत्ति का कब्जा अधिकार होता है, उसके बदले अगर ऋण दिया जाता है, तो उसको गिरवी ऋण कहते हैं। जैसे होम लोन दिया है, कार लोन दिया है, तो कुछ ना कुछ गिरवी या गारंटी रखी जाती है। एक होता है अग्रिम ऋण, एडवांस लोन। देखिए, भविष्य में धन प्राप्ति के साक्ष्य के आधार पर दिए गए ऋण को अग्रिम ऋण कहते हैं। यह ऋण किसी साक्ष्य जैसे भविष्य निधि, वेतन प्रमाण पत्र आदि के आधार पर दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि हमें इस तारीख पे हमें हमें सैलरी मिल जाएगी, तो आप उसके आधार पर हमें अभी ऋण दे दीजिए। तो इसको मतलब एडवांस लोन दे दिया है। ठीक है, ये किसी भी साक्ष्य जैसे भविष्य निधि जो होती है, ठीक है, वेतन प्रमाण पत्र, किसी भी आधार पर आपको दिया जा सकता है। एक होता है कंसोर्टियम लोन। ये क्या होता है, दो या
अधिक ऋणदाताओं या बैंकों में अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर किसी एक उधारकर्ता बोरोवर को दिए गए ऋण, बड़े ऋण को कंसोर्टियम ऋण कहते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा, बहुत बड़ा व्यापारी है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा लोन चाहिए करोड़ों में, ठीक है। अब एक बैंक, क्या होता है, 2-3 बैंक मिलकर उसे एक एग्रीमेंट करके उसे लोन देते हैं, तो उसको कंसोर्टियम लोन कहते हैं। एक होता है सिंडिकेट लोन, दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा आपसी स्थायी समझौते के आधार पर किसी एक उधारकर्ता को दिए गए ऋण को सिंडिकेट ऋण कहते हैं। ये भी फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कंसोर्टियम ऋण उसी की तरह है, लेकिन कंसोर्टियम ऋण में देखिए अस्थायी आपसी समझौता है और सिंडिकेट ऋण में स्थायी समझौता है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। इसके क्या होता है, बैंक क्या होते हैं, जब किसी को बड़ा लोन देना है तो दो या दो से बैंक मिलके एक समझौता कर लेते हैं, उसके आधार पर क्या है, ऋण देते हैं, तो उसे सिंडिकेट लोन कहते हैं। अब देखिए बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी बैंकों की जो व्यवस्था है वो बनी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकों के आधार पर ही ढंग से व्यापार चल पाता है, ठीक है, इंडस्ट्री चल पाती है, बहुत सी चीज़ें निर्भर करती है बैंकों पे। तो बैंकों का सिस्टम कोलैप्स ना हो, उसका सिस्टम बना रहे, या इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा सा सिस्टम बना रहे फाइनेंशियल, तो इसके लिए क्या है, बेसल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बेसल देखिए स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, जो कि ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय एक है, बैंक ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, उस वो कहाँ है, बेसल में। बेसल कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखिएगा। और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का लक्ष्य है आर्थिक स्थिरता तथा बैंकिंग विनियमनों का एक समान मानक, ठीक है। एक तो आर्थिक स्थिरता बनी रहे, है ना, मतलब एक जो हमारे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, और बैंक के जो नियम रेगुलेशन है वो एक मानक पर ही चले, मतलब अलग अलग मानक ना हो, है ना। बैंक को जी देखिए एक मानक होते हैं ना, चीज़ें अच्छे से चलती है, एक नियम होते हैं। तो भारत ने बैंकिंग प्रणाली के लिए बेसल समझौते को स्वीकारा है, तो देखिए भारत ने भी जो ये बेसल नॉर्म्स है इनको स्वीकारा है। अब देखिए अभी तक 3 बेसल नॉर्म्स आ चुके हैं। पहला है बेसल फर्स्ट, ठीक है, इसके तहत समूचा ध्यान ऋण जोखिमों पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में की गई तथा भारत द्वारा 1999 में अपनाया गया। देखिए पहले आए थे बेसल एक मानक, ठीक है, इसका ध्यान क्या था, ऋण जोखिमों पर था, जो ऋण जोखिम हो रहे थे उस पर ध्यान दिया गया था, और ये पुराने हो गए हैं। फिर आए थे बेसल सेकंड वाले मानक, ठीक है, बेसल 2। तो वर्ष 2004 में इसके दिशा निर्देशों को प्रकाशित किया गया था। तो 2004 में इसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे। इस दिशा निर्देशों के 3 मापदंड इस प्रकार हैं, ठीक है। 3 मापदंड जो थे बैंकों को अपनाने थे। पहला है क्या है, बैंक जोखिम परिसंपत्ति का 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के न्यूनतम के रूप में बनाए रखेंगे। देखिए बैंक होते हैं ना, क्या होता है, उनको रिस्क बहुत रहती है, तो क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि बैंक की जो मान लीजिए बैंक की जो रिस्क है उसके हिसाब से क्या बैंक के पास पैसे हैं, ये भी देखना होता है। तो देखिए क्या होता है, कैपिटल अपॉन रिस्क इसका फॉर्मूला होता है। तो ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्या कि जो इनका रिस्क है उसके अनुसार क्या बैंक पे कैपिटल है, तो ये 9% होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये 9% होना चाहिए बेसल सेकेंड नॉर्म्स के अनुसार। बैंकों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीक का विकास, बैंक जो होंगे वो जो उनकी जोखिम, जो उनका जोखिम है उसका जो प्रबंधन मैनेजमेंट है उसकी जो टेक्निक है उसको डेवलप करेंगे, है ना, जोखिम प्रबंधन बेहतर तरीके से करें। बैंकों को जोखिम विवरणों को केंद्रीय बैंक के सामने रखना आवश्यक है, तो बैंक के जो भी जोखिम मतलब है उनको केंद्रीय बैंक को बताए, छुपाए नहीं, उनको बताए कि हमारे क्या क्या रिस्क हैं। इसके बाद आए थे बेसल थर्ड, है ना, ये दिशा निर्देश कब आए थे, 2010 से लागू किए गए। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों जैसे पूंजी, लाभ कमाना, तरलता तथा निधियन पर ज्यादा ध्यान देना तथा बैंकिंग प्रणाली को अधिक लोचदार बनाना शामिल है। इसके अंतर्गत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, जैसे बैंकिंग मापदंड जो है, जैसे कि पूंजी हो गई, जो भी वो लाभ कमाते हैं, जो भी उनकी लिक्विडिटी है और निधियन, इन पर क्या है ध्यान देना होगा बैंकों को, और बैंकिंग प्रणाली को लोचदार फ्लेक्सिबल बनाना शामिल है इसमें। आरबीआई ने 2014 में भारतीय बैंकों में बेसल 3 मानकों की समय सीमा को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2021 कर दिया है। तो देखिए 2021 ये क्या है, जो इसकी समय सीमा अभी देखिए कोरोना चला है तो बढ़ी है और अभी शायद फिर बढ़ी है।
अभी एग्जैक्ट आप लोग चेक कर लेना, पता नहीं 1 जनवरी 2022 या 2023 कुछ आगे बढ़ गई है, तो आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि क्या है बेसल अभी बैंकों पे वैसे इतना बर्डन आ गया है कोरोना की वजह से, तो अभी ये है जो बेसल थर्ड मानक जो है इनको अपनाने की डेट बढ़ गई है। इसके तहत बैंकों को अपना पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.5% करना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो वो कितना पहले कितना था 9%, अब उन्हें कितना पड़ेगा करना पड़ेगा 11.5% करना होगा, जो कि बेसल 2 मानक के तहत 9% है। पहले 9% था, अब 11.5%, ये याद रखिएगा। आरबीआई के अनुसार सभी बैंकों द्वारा इसे प्राप्त कर लिया गया है। अब हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान कार्यक्रम क्या है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग प्रोग्राम। तो देखिए क्या होता है ना, जो बैंक होते हैं, ठीक है, अब बैंक क्या करते हैं, बैंक चाहते हैं कि हम उन लोगों को लोन दें जिनसे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि उन्हें भी लाभ कमाना है। तो वो किसको लोन देंगे आप बताइए, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं। लेकिन जो कमज़ोर वर्ग है उसको भी तो लोन दे, तो मतलब जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है वो ये चीज़ देखती है कि बैंक जो है वो छोटे लोगों को भी ऋण दे, है ना। जैसे कि कौन हो गया, जैसे कृषि। अब देखिए कृषि में कितना रिस्क रहता है, तो कोई एग्रीकल्चर को लोन देना ही नहीं चाहेगा वैसे। तो लेकिन फिर क्या आता है, जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है वो कहती है नहीं, आपको इतना तो परसेंट तो देना ही पड़ेगा इन लोगों को लोन, क्योंकि हमें इनका भी विकास करना है। तो देखिए कृषि हो गया, कुटीर लघु और मध्यम उद्योग हो गए, है ना, एमएसएमई, आवास ऋण, ठीक है, 28 लाख तक। कमज़ोर वर्ग जो होता है जैसे SC ST हो गए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, लघु तथा सीमांत कृषक समुदाय, जिन ऐसे मतलब कृषक समुदाय जिनमें बहुत छोटी भूमि है, अल्पसंख्यक समुदाय, निर्धन, हाँ, निर्यात ऋण हो गया, शिक्षा ऋण हो गया, ये आते हैं प्राइमरी क्षेत्र ऋणदान कार्यक्रम के अंदर। ये लोग सब आते हैं, आपको याद रखना है कौन कौन आता है। इस कार्यक्रम के तहत वाणिज्यिक बैंकों तथा 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंकों द्वारा कुल ऋणदान का 40% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र को देना होगा। ठीक है, जितने भी हमारे वाणिज्यिक कमर्शियल्स बैंक है या फिर जो फॉरेन बैंक है जिनकी 20 से ज़्यादा शाखा है, ठीक है, उनको क्या है, अपने टोटल लोन का 40% किसको देना होगा, प्राथमिक क्षेत्र को देना होगा। 40%, टोटल लोन का 40% प्राथमिक क्षेत्र को देना होगा, मैंने आपको बताया। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं आपको अभी ऊपर बताया। इनमें से 18% कृषि और 10% कमजोर वर्गों को देना होगा। इस 40% में से भी 18% एग्रीकल्चर को देना जरूरी है और 10% कमजोर वर्गों को। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को अपनी कुल ऋण देनदारी का 75% देना अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए आरबीआई जो है वो क्या करता है, उसने कहा है, देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो किस लिए, ग्रामीणों के लिए है ना, ज़्यादातर काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा देना है। उनको कितना देना है, 75% देना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिए। अच्छा एक चीज़ होती है, ये लोग को ना, अगर मान लीजिए ये लोग खरीद भी सकते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, PSL सर्टिफिकेट। बैंक अगर मान लीजिए बैंक इतना ऋण नहीं दे पाया है ना 40%, और किसी बैंक ने 40% से ज़्यादा कमज़ोर वर्गों को ऋण दे दिया है, तो क्या होता है, उससे ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं दूसरे बैंक। ये भी एक चीज़ होती है, मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे लास्ट, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है। इसमें विकास बैंकिंग और बीमा बैंकिंग का समन्वय होता है तथा वाणिज्यिक बैंकिंग तथा विकास बैंकिंग के कार्यों का समन्वय होता है। ICICI, IDBI, HDFC आदि सार्वभौमिक बैंकिंग प्रक्रिया में आगे आ चुके हैं। मतलब ये डेवलपमेंट का काम भी करते हैं ये बैंकिंग, और बीमा वगैरह का काम भी करते हैं। ठीक है, मतलब वाणिज्य का काम भी करते हैं और विकास के कार्यों का समन्वय होता है, तो उसे यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। तो ये यहाँ तक और चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट में और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इनमें जो इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय।